वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यार्थी। आज हम लोग इस टॉपिक में फिर से गॉस प्रमेय की ही एक अनुप्रयोग को सीखेंगे और ये गॉस प्रमेय की अंतिम अनुप्रयोग होगा। इस अनुप्रयोग के द्वारा हम लोग देखेंगे जिस तरीके से हम लोग चालक प्लेट, अनंत लंबाई के चादर, अनंत लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, उसी तरीके से इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर यदि एक कोई खोखला गोला हो या जैसे गेंद होता है, गेंद के अंदर आप देखते होंगे पूरा अंदर खाली होता है, ऊपर जो होता है उसका कवर होता है, रबर का कवर होता है, तो वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है, तो उसके अंदर सारी चीजें खोखली है। तो इस तरीके का अगर कोई सॉलिड बॉल हो, सॉलिड में तो खोखला बॉल हो और उस पर आवेशित है, मतलब कोई आवेश आरोपित कर दिया जाए, तो अगर उस बॉल पर कोई आवेश आरोपित कर दिया जाए तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या वो जो गोला होगा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको हम लोग गॉस प्रमेय के आधार पर सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा पांचवा अनुप्रयोग होगा। ठीक है, पांचवा और अंतिम अनुप्रयोग होगा। कहेंगे एक समान आवेशित पतले गोली कोष एवं कोष का है या खोल का है, एवं मत लिखिए, कोष या खोल। किसी किसी बुक में खोल दिया होता है, किसी किसी बुक में कोष दिया होता है, तो इसे घबराने वाली बात है। खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस में रही है। ये हमारी हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखेंगे गोली कोष क्या है। गोली कोष को पहले फिगर बना लेंगे। मान लेंगे ये हमारा एक वृत्ताकार कोई गोली कोष है। ठीक है, और इसका केंद्र जो है वो बिंदु है जहां से इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, और इस गोली कोष पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, पूर्ण रूप से। ठीक है, इसके पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ये है, और इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीन स्थितियों में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका पहले वो लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो कहेंगे तबीयत कोई खराब लग रही है भाई। कहेंगे माना गोली कोष की त्रिज्या, गोली कोष की त्रिज्या कैपिटल आर है। कितने हैं कैपिटल आर है, तथा कोष के पृष्ठ पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है धनावेश। कहेंगे गोली कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, स्मॉल सिग्मा बराबर होता है कितना,
Q अपॉन A। और जो गोला होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहां पर लिखेंगे लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन 4πr²। तो यहां से अगर हम Q का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा 4πr²। ठीक है, इतना है। यहां पे हमें ज्ञात क्या करना है, गोलीय कोष के कारण कोष के बाहर कोष पर एवं कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है, इसके बाहर गोली कोष पर और इसके अंदर। तो पहली पॉइंट हमारी होगी इसमें, फर्स्ट पॉइंट, आवेशित गोली कोष के कारण आवेशित गोली कोष के कारण कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ये बड़ी ही रहती है। ठीक है, बाहर लेना है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहां पर P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की। दरअसल ये जो हमारा है कोष, ये गोली है, ये कोष गोली है, तो हम गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लें। हमने एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की और मान लिया ये कोई बिंदु P है और इस पर कोई अवयव क्षेत्रफल ds है। ठीक है, और यहां से इस बिंदु से ये जो इसकी डिस्टेंस है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। और ये धनावेश है, तो धनावेश से हम जानते हैं वैद्युत रेखा हमेशा बाहर की होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की होगी। तो इस स्थान पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की हो। यहां पर इस दिशा में इधर की हो और इस दिशा में इधर की। बात समझ रही है, ये हमारा बिंदु हो गया कितना, O। इस तरीके का हमारा फिगर बनता है। दिखाई दे रहा है पूरा, कोई दिक्कत है, चीजें दिख रही है, कोई दिक्कत है। ठीक है, इस तरीके का हमारा फिगर डिजाइन होता है। गोली आवेशित गोली कोष के कारण कोष के बाहर, इसके कारण कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमने मान लिया कि इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r है और इस बिंदु पर एक बिंदु P है जिसका अवयव क्षेत्रफल कितना है, ds है। ठीक है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, थ्योरी। कहेंगे माना गोली कोष के केंद्र O से
स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ज्ञात करनी है जहां स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए स्मॉल आर का जो मान है ये कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? कहेंगे बिंदु P पर अवयव क्षेत्रफल मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, अवयव क्षेत्रफल स्मॉल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के संरेख है या समांतर है। आप दोनों कह सकते हो, या तो समांतर कहिए या तो संरेख कहिए। संरेख का मतलब एक ही रेखा में, और समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर। दोनों स्थितियों में ये जो कोण बनाएंगे या तो ये संरेख हो या समांतर हो, दोनों स्थितियों में इनके द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 0 अंश का ही। ठीक है, ऊपर का मिटा दे ये वाला। आइए इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ये जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। ठीक है, इसे आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, देखिए एक दूसरे के संरेख है कहेंगे, तब बिंदु P पर अवयव क्षेत्रफल स्मॉल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए स्मॉल से पर है तो स्मॉल है तो उससे ds है, ds है तो यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो स्मॉल है। ये अवयव क्षेत्रफल है मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो सूक्ष्म ही होगा। ठीक है, तो सूक्ष्म होगा तो कह लेंगे डी फाई बराबर E इंटू ds। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, पता है हम लोग को स्केलर गुणन से, तो कह सकते हैं डी फाई E बराबर EDS cos थीटा। ठीक है, और यहां पर जब दोनों एक दूसरे के, अभी हमने कहा कि ये दो एक दूसरे के संरेख है या समांतर है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के संरेख हो या समांतर होती है तो उनके द्वारा बनाया गया कोण 0 अंश होता है, थीटा बराबर 0 अंश। ठीक है, तो कहेंगे डी फाई E बराबर E इंटू ds cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो कह लेंगे डी फाई E बराबर E इंटू ds cos 0 का मान 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये तो हमने निकाला कि जो अवयव क्षेत्रफल हमने लिया था सूक्ष्म क्षेत्रफल, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये कहेंगे कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स जो हमने संपूर्ण ये मान रखा है, ये संपूर्ण पृष्ठ जो है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो, ठीक है। तो कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, अभी हमने बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस गोले से, ये जो पृष्ठ हमने गॉसियन पृष्ठ मान रखा है, प्रत्येक स्थानों पर इसकी डिस्टेंस बराबर है। तो जब इस कोस से इसकी दूरी जब बराबर है तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्रत्येक स्थान पर बराबर होगी, मतलब गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बराबर होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो ही नहीं रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का हम कभी समाकलन नहीं करते, ठीक है। और समाकलन होता है हम जानते हैं इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स का एक्स कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर डी फाई ई का हो जाता है कितना, फाई। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या लेंगे, फाई ई बराबर ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ओवर इंटू डी एस। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट हमने बताया, इसी टॉपिक में मैंने बताया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए जरा। तो पूरे कितने पृष्ठ से होकर गुजरेगा, गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे सिंस इंटीग्रेशन ओवर डी एस बराबर 4 पाई, और यहाँ पे त्रिज्या देखिए स्मॉल आर है, क्या देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये जो जो गॉसियन पृष्ठ हमने गोली का गॉसियन पृष्ठ मान रखा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे गोली गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। जो गौरी गॉसियन पृष्ठ मान रखा है, इस गोली गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर चूंकि है इसकी त्रिज्या हमारी आर है, स्मॉल आर है, तो हमने ले लिया स्मॉल आर, तो हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब ये डेरिवेशन पूर्ण हुआ नहीं है ना, डेरिवेशन थोड़ा लंबा आता है। ये क्वेश्चन 100% 6 नंबर में आता है, इसको नोट करिएगा, 6 मार्क में है ना, 6 मार्क्स। ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में आते हैं, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहेंगे गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से। अच्छा एक बात और है, गॉस को गॉस भी लिखते हैं, याद रखिएगा, या गॉस लिखिए, है ना, या गॉस लिखिए, ये सारी चीजें वही होती हैं, एक ही होती है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, हम गॉस का प्रयोग करें। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर हम जानते हैं क्यू अपन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये हमारा इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, ई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और ये भी लिखा जा सकता है, इसे ये भी लिखा जा सकता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और आपने देखा होगा तो जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे होंगे पहले चैप्टर में, तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का जो नाम मान पढ़ा था ई बराबर 1, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ते थे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सदिश रूप नहीं है, और जब सदिश रूप का उपयोग करते थे हम लोग तो इसको हम लोग लिखते थे वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर कैप लेते हैं, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। बात समझ आ रही है?
बोलिए, कोई डाउट है यहाँ पे? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो किसी गोली कोष या खोर के कारण उसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है बाहरी बिंदु पर, वो आती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई डाउट? अगला देखिए, अगली दूसरी पॉइंट हमारी होगी, हमने जब लिखा है तो वहां पे 3 पॉइंट लिखा है। क्या? गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोली कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसी फिगर को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। इस फिगर को परिवर्तित करते हैं थोड़ा सा। देखिए फिगर को परिवर्तित हमने किया और ये जो हमारा r का मान है ये कितना आ गया, स्मॉल r जो है देखिए इसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। मान लेते हैं कि अब यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ds है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसी दिशा में, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो दूसरी पॉइंट कहेंगे, दूसरा पॉइंट इसी में कि आवेशित गोली कोष के कारण कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कितना हो जाएगा, कहेंगे गोली कोष के पृष्ठ के लिए स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। के लिए इतना बराबर इतना है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? इतना बराबर इतना है, कहेंगे तब समीकरण 3 से, यही समीकरण 3 है। क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/R², यहाँ पे हो जाएगा r कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। या इसे लिखिए E बराबर 1/4πε0 Q/R², ठीक है। अच्छा, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे इस टॉपिक की तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग पढ़े थे सिग्मा बराबर Q/4πr², और हमने वहीं पे देखा था Q बराबर सिग्मा 4πr² होता है, कहेंगे समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्थान पे ये मान रख देंगे तो कहेंगे E बराबर 1/4πε0 सिग्मा 4πr² अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा हमको सिग्मा बराबर E बराबर वेक्टर, ये वेक्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और इससे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा है कि जब हम लोग एक चालक प्लेट लेते थे, कोई ऐसे चालक प्लेट लेते थे और उसके कारण किसी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते थे
यहाँ पे कोई बिंदु हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी बिंदु पे ज्ञात करते थे वैद्युत क्षेत्र, तो हम लोग का जो वैद्युत क्षेत्र आता था वेक्टर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना ही माना था। और ये जो गोली कोष का जो सिद्धांत है ये इस नियम का भी सत्यापन करता है। बात समझ आ रही है? गोली कोष का नियम इस नियम का भी क्या करता है? सत्यापन करता है। तो आप लिख सकते हो ये भी मान हो जाएगा और ये तो हो गई। तो ऐसा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका वेक्टर रूप है, दरअसल ये इसका वेक्टर रूप है, सदिश निरूपण है, और ये सदिश निरूपण नहीं है। ठीक है, ये सदिश निरूपण नहीं है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर निरूपण है, ये वेक्टर निरूपण नहीं है। जब हम किसी भी राशि को सदिश निरूपित करते हैं तो वहां पे हम लोग आर कैप रिप्रेजेंट करते हैं। आर कैप सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब इस राशि की दिशा को प्रदर्शित करता है कि राशि की दिशा क्या है। बात समझ आ रही है? चलिए तीसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसकी तीसरी पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देख लेंगे, है ना। ये फार्मूले, ये जो उनके मान आ रहे हैं याद रखिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग क्या याद करेंगे, वो मान याद करेंगे, वो जो सब ग्राफ वाला होगा, है ना। तो चलिए तीसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसके आधार पर फिगर भी बनाना होगा। कहेंगे तीसरी पॉइंट, गोली कोष के भीतर, कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की, गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली कोष के भीतर की बात करी जा रही है, किसकी बात की जा रही है? ये जो कोष हमारा है इसके भीतर। अब देखिए इसको हम लोग फिर से इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम में एक ही फिगर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए बना देना है इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो ये भी चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 3 फिगर बना सकते हैं। तो 3 फिगर बनाएंगे आप लोग तो समझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। बस में रही है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा केंद्र हो गया, ओ हो गया, इसकी दूरी हमारी कितनी हो गई, स्मॉल आर डैश ले लेते हैं, आर डैश, ये हमारा हो गया कैपिटल आर। और इस बिंदु पर हमने मान लिया कोई क्षेत्रफल है, डी एस है, इसकी दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, यही, ठीक है। तो कहेंगे इसको हम पी मान लेते हैं, कहेंगे माना स्मॉल आर त्रिज्या का गोली कोष के भीतर, गोली कोष के भीतर एक गाउसियन पृष्ठ है जिस पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंस स्मॉल आर डैश इज लेस देन, कहेंगे आवेशित कोष के भीतर, आवेशित कोष के भीतर आवेश शून्य होगा। अभी हमने पढ़ा है चालक में, जब चालक पृष्ठ पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि चालक पृष्ठ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, मतलब वैद्युत आवेश शून्य होगा, उसके भीतर शून्य होगा लेकिन उस पृष्ठ पर आवेश विद्यमान होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस पृष्ठ पर देखिए आवेश विद्यमान है लेकिन इसके भीतर क्या होगा, शून्य होगा। तो कहेंगे आवेशित कोष के भीतर आवेश शून्य होगा
अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। कहेंगे अतः डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। ठीक है, इसे कह देंगे, ये हमारा हो जाएगा फाई का मान है बराबर क्या जाएगा? 0। तो कहेंगे फाई ई बराबर, ई को बाहर कर लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन ओवर डी एस बराबर 0। कहेंगे सिंस इंटीग्रेशन डी एस, इसका सरफेस कितना हो जाएगा? देखिए तो त्रिज्या कितनी है? आर डैश। ये हो जाएगा कितना? 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो इसका मान तो 0 हो नहीं रहा है। आवेश का मान मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 0 होगा नहीं, क्योंकि यहां इसके अंदर कुछ ना कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा। तो कहेंगे तब वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा? मतलब कि कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र हमारा होगा वो हमारा शून्य प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? शून्य। ठीक है। तो आप लोग जो है इसके लिए एक ही फिगर ड्रॉ करिएगा, क्योंकि एग्जाम में समय हम लोग के लिए कम होता है ना। हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ 2-3 फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। आप लोग एक ही एग्जाम में फिगर ड्रॉ करिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस फिगर को ड्रॉ करिएगा। डी एस यहाँ पे वेक्टर ई रखिएगा, इसको इस तरीके से। देखिए कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा पहली कंडीशन हो जाएगी, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। ठीक है, तीनों की कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। स्मॉल आर डैश इज ग्रेटर देन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये 3 कंडीशन होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ। ऐसा ग्राफ, अब जब इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो मतलब केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है? 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ग्राफ। 3 फार्मूले हम लोग ज्ञात किए। कितने फार्मूले? 3 फार्मूले हम लोग ज्ञात किया है। पहला फार्मूला हमारा है, पहला था हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा था E बराबर 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, देखिए ये हम बनाएंगे इस तरीके का सर्कल। ठीक है, अगर आप एग्जाम में सर्कल इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं तो आप एक अच्छे खासे जानकार स्टूडेंट माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो है पूर्णतः व्याख्या कर पाते हो किसी चीज का। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर हो जाता है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा? 0 होगा। E बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा E मैक्सिमम, E मैक्स, जब E बराबर R होगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा, और इसे हम कह देंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, E, और ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस R, इसे हम केंद्र कह लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ डिजाइन होता है, इसका ग्राफ बनता है, और ये हमारे मान आते हैं। ये पहली कंडीशन हमारी थी, ये दूसरी कंडीशन, ये हमारी तीसरी कंडीशन, और तीनों स्थितियों में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/1 ज्ञात किया। ठीक है, जब कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए व्यंजक ये होगा। जब कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके लिए व्यंजक ये होगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मान भी आता था, ये भी आप लोग ज्ञात किया है, ORR E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है,
ये भी मान हम लोग ज्ञात किया है। और तीसरा, जब इसके अंदर हमें ज्ञात करना हो, एक बात हमें अब तो कंठस्थ हो जानी चाहिए कि कभी भी किसी चालक के भीतर या किसी गोले के भीतर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात करना हो तो वहां पर कोई आवेश होता ही नहीं। और जब कोई आवेश होता ही नहीं है तो वहां पर कुल आवेश कितना होता है? शून्य होता है। बात समझ आ रही है? उस बिंदु पर अच्छा एक बात और देख लीजिए। मान लीजिए कि आवेश होता है, सपोज मान लीजिए कि आवेश होता है, मैं मानता हूं कि आवेश होता है, इसको भी, इस चर्चा को भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लें कि आवेश होता है तो कैसे होगा, प्रूफ कैसे हो कि इसके बीच में आवेश होता नहीं? देख लेते हैं, ये टॉपिक है, लास्ट है, तो देखना बनता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आवेश है, इस पर धनावेश उपस्थित है, मान लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन दूर ही हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर क्यों निकलते हैं, रो निकली, इधर क्यों निकली? तो आपके दिमाग में बात बन रही होगी कि सर बाहर क्यों निकलेंगी, तो यहाँ पे इसके अंदर भी जा सकते हैं। हमने कहा चलो अंदर भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ के अंदर चारों तरफ निकलेंगे ना, तो इधर भी चले गए। आओ, तो अब यहाँ पे जो देखोगे, जो भी रेखा, अब एक रेखा आई, ये इसको क्या करेगी, इसके विपरीत जा रही है, इसकी तीव्रता इसके विपरीत है, ये इसको कैंसिल आउट करेगी, ये इसको कैंसिल आउट करेगी, ये इसको कैंसिल आउट करेगी, ये इसको, ये इसको, ये इसको। मतलब इस बिंदु पर जो केंद्र की बात आएगी, इस बिंदु पर जो ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये सारी के सारी वैद्युत बल रेखाएं मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट करती। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तब भी, अगर आपके दिमाग में बातें बन रही हो कि अगर जिस तरीके से हम कोई आवेश लेते हैं, यहाँ पर कोई आवेश ले लिया हमने, और यहाँ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा चारों तरफ होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ होती है, तो उस तरीके से अगर इसके अंदर भी जाए तो अगर इसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं जाती भी है तो ये जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सब सारी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होंगी, और जिसके कारण से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदुओं पर इसके अंदर शून्य प्राप्त होगी। समझ आ रही है? यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो इससे घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम जानते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, गाउस के अनुप्रयोग अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि गाउस के नियम के आधार पर, गाउस के नियम के आधार पर ही कूलाम के नियम का सत्यापन। ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आ जाता है, तो अगली टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे कि गाउस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है। तो देखते रहिए विद्यापीठ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यापीठ।